हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा परिचालन व्यय होता है, ठीक है, जिसे हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शामिल नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें पहला ए नंबर ऑप्शन है कि किराया, बी नंबर ऑप्शन है ह्रास यानी डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन, सी नंबर ऑप्शन है वेतन, डी नंबर ऑप्शन है कर आयोजन यानी कि प्रोविजन टैक्स, ठीक है, प्रोविजन टैक्स। तो इसमें से परिचालन व्यय में क्या शामिल नहीं होगा? तो देखिए, जो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है उसमें किराया शामिल होता है, डेप्रिसिएशन भी शामिल होता है, सैलरी भी शामिल होता है, लेकिन जो हमारा कर के लिए आयोजन है यानी कि प्रोविज़न फॉर टैक्स है, इसको शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो परिचालन व्यय में हम लोग का कर का आयोजन शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो परिचालन व्यय होता है इसमें कौन कौन से आइटम को शामिल किया जाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि परिचालन अनुपात न्यूनतम होने का प्रभाव होगा। अब देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि जो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो होता है वह अगर न्यूनतम है यानी कि कम है तो उसका प्रभाव क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है कि संचालन लाभों में कमी आएगी, या फिर ऑप्शन बी में दिया है कि संस्था के अन्य कार्यों हेतु पर्याप्त लाभ है, या ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि शुद्ध लाभ में कमी है, या फिर ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि लाभों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस जब कम होता है, ठीक है, यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम होता है तो यह किसी भी संस्था के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम होगा यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वह कम होगा, तो हमारा ऑपरेटिंग अनुपात भी क्या होगा? कम होगा। तो यह जो ऑपरेटिंग रेशियो जब कम होता है तो यह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए अच्छा माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि संस्था के अन्य कार्यों हेतु पर्याप्त लाभ है, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है कि संचालन लाभों में कमी, यह नहीं होगा, ठीक है, यह नहीं होगा। उसके बाद है शुद्ध लाभ में कमी, यह भी नहीं होगा। उसके बाद डी नंबर यहाँ है कि लाभों पर विशेष प्रभाव नहीं, तो यह भी नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि परिचालन लाभ अनुपात का क्या मतलब है, यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है उस रेशियो का क्या मीनिंग है। तो यहाँ ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि परिचालन लाभ एवं विक्रय का संबंध, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है परिचालन लाभ एवं संपत्तियों का संबंध, या ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि परिचालन लाभ एवं परिचालन व्ययों का संबंध, या ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि परिचालन लाभ एवं पूंजी का संबंध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर देखिए, जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है वो हमें क्या बताता है कि जो हमारा परिचालन लाभ है और विक्रय में क्या संबंध है, इसको बताता है, ठीक है। यानी जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है वह ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, वह ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल में, ठीक है, सेल में रिलेशनशिप को बताता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जो हमारा विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय का क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारा रिटर्न होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि सेल बटे कैपिटल एम्प्लॉयड गुना 100। ऑप्शन बी में है नेट प्रॉफिट बटे कैपिटल एम्प्लॉयड गुना 100। ऑप्शन बी सी में है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटे
कैपिटल इम्प्लाइड गुना 100, या ऑप्शन डी में है कि कैपिटल इम्प्लाइड बटे 100 बटे सेल और गुने 100। तो इस 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर देखिए, जो हमारा कैपिटल इम्प्लाइड रिटर्न होता है उसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बटे कैपिटल इम्प्लाइड और गुने 100 हम लोग करते हैं, तो हम लोग को विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय का जो भी अमाउंट होता है वह पता चल जाता है। तो जब हम लोग विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय निकालने के लिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। उसके बाद तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा रहा है कि सकल विनियोजित पूंजी ज्ञात की जाती है, यानी कि जो हमारा ग्रॉस इम्प्लाइड कैपिटल होता है वह कैसे निकाला जाता है। तो इसमें हम लोग सकल विनियोजित पूंजी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स इन दोनों को ऐड कर देते हैं, और फिर इसमें से जो हमारा फिक्टिशियस एसेट्स होता है इसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं, तो हमारा सकल विनियोजित पूंजी ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सब फॉर्मूले पे आधारित है, तो आप लोग को ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग सकल विनियोजित पूंजी से याद रख सकते हैं कि इसमें टोटल एसेट्स को जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस इम्प्लाइड कैपिटल में टोटल एसेट्स आ जाएगा, यानी फिक्स एसेट्स भी आ जाएगा, करंट एसेट्स भी आ जाएगा और फिक्टिशियस एसेट्स भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सकल विनियोजित पूंजी ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध विनियोजित पूंजी। अब देखिए, ऊपर बोला जा रहा था सकल विनियोजित पूंजी, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि शुद्ध विनियोजित पूंजी, यानी कि नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है? तो देखिए, शुद्ध विनियोजित पूंजी को हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं कि कुल संपत्ति में से हम लोग क्या करते हैं कि कृत्रिम संपत्ति और चालू दायित्वों को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है? नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यह था आज का हमारा क्लास, और ये आप लोग का ये कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के लिए इम्पॉर्टेंट MCQ लेकर आते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करें।